हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साबदा। सो माय नेम इज़ प्रफुल्ल श्रोती और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हमने अगले लेक्चर में डिस्कस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कैसे आपको पढ़ना है। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने साबदा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कौन सा लेक्चर आ चुका है और कौन सा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं CDS में और काफ़ी क्वेश्चंस आए भी हैं। पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें वैदिक पीरियड की, तो आप बुक्स में आपने देखा होगा, NCERT भी देखा होगा, वैदिक पीरियड को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया है। पढ़ने के लिए ये काम किया गया। पहला हमारा कैटेगरी होता है ऋग्वैदिक पीरियड, और सेकंड होता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अगर इनके टाइम की बात की जाए तो ऋग्वैदिक पीरियड का जो टाइम रहा वो 1500 BC से 1000 BC रहा, और लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम रहा वो 1000 से 600 BC रहा। ठीक है, ये था वैदिक पीरियड जिसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। डिवाइड करने का क्या कारण था वो भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि भाई हम वैदिक पीरियड में पढ़ते किसके बारे में हैं, कि जो ये वैदिक पीरियड है हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इस पीरियड को, इस कल्चर को किसने डेवलप किया। तो वैदिक पीरियड को डेवलप करने वाले कौन थे? वैदिक पीरियड को डेवलप करने वाले थे आर्यंस। कौन थे? आर्यंस थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आर्यंस हैं क्या वो इंडिजिनस हैं, क्या वो भारत के मूल निवासी हैं, या वो बाहर से आए थे, या वो फॉरेनर्स थे। ये जो वैदिक कल्चर है इसको डेवलप करने वाले, इस कल्चर को बढ़ाने वाले कौन थे? तो वो आर्यंस थे। और आर्यंस क्या भारत के थे, इंडिजिनस थे, या बाहर से आए थे? तो इसके बाद इसका आंसर करने के लिए एक जर्मन स्कॉलर थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। उन्होंने कहा कि आर्यंस जो है वो भारत के मूल निवासी नहीं है, वो इंडिजिनस नहीं है। वो कहाँ से आए हैं? वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर, जिन्होंने ये बताया कि आर्यंस का जो ओरिजिन प्लेस था जहां से वो आए, वो कहाँ से आए? वो सेंट्रल एशिया से आए। कौन थे ये? जर्मन स्कॉलर थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैक्स मूलर ने, जो जर्मन स्कॉलर हैं, उन्होंने ये किस बेसिस पे बोला कि भाई आर्यन सेंट्रल एशिया से आए हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सोर्सेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और मेनली आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों का ही है, जिसे हम प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। तो जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर ने ये किस बेसिस पे कहा कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं? तो इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन पढ़ा था, और उस इंस्क्रिप्शन का नाम था बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन। क्या नाम था? बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन। ये बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन ही बताता है कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से कब आए और कैसे आए। और बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि एक ही सोर्सेस पढ़ने के बाद इन्होंने ये बात बोल दी, और भी सोर्सेस इन्होंने पढ़े। ईरानियन टेक्स्ट है जिसका नाम है जैन दवेस्ता, वहां भी ये बातें बताई गई हैं। तो मैक्स मूलर ने बताया कि भारत के निवासी आर्यंस नहीं थे, वो सेंट्रल एशिया से आए, और वहां से आने के बाद इन्होंने वैदिक कल्चर को इंडिया में डेवलप किया। क्लियर है इतना? तो हमारा पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि भाई हम जो आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं, तो आर्यंस कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं। दूसरा मतलब होता है कि भाई आर्यंस का मतलब क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आर्यंस का मतलब क्या है। तो आर्यंस को अलग अलग हिस्टोरियंस ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने डिफाइन किया है। कुछ लोग बोलते हैं आर्यंस का मतलब है सिविलाइज्ड मैन, कुछ लोग बोलते हैं वाइज मैन, चालाक आदमी, सभ्य आदमी। ये अलग अलग बातें अलग अलग हिस्टोरियंस ने आर्यंस के बारे में बताई हैं। ठीक है, वापस से आते हैं। तो अब हम बात करें कि भाई वैदिक पीरियड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड क्यों किया, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। क्या रीजंस थे? मैंने आपको बताया था
हिस्ट्री आपका चेंज तभी होगा जब आपकी सोशल लाइफ चेंज होगी, जब आपकी पॉलिटिकल लाइफ चेंज होगी, जब आपकी इकोनॉमिकल लाइफ चेंज होगी और जब आपकी रिलीजियस लाइफ चेंज होगी। तो जो हमें ऋग्वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ देखने को मिलती है या पॉलिटिकल लाइफ देखने को मिलती है या इकोनॉमिकल लाइफ देखने को मिलती है, वो हमें सिमिलरिटीज यहां नहीं मिलती। जो ऋग्वैदिक सोशल लाइफ है वो लेटर वैदिक नहीं है, जो ऋग्वैदिक पॉलिटिकल लाइफ है वो लेटर वैदिक नहीं है। इस वजह से हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसके अलावा एक और रीजन है, ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे, यानी ऋग्वैदिक पीपल्स जो थे, वो जो सेटल्ड हुए, वो कहां सेटल्ड हुए? वो लगभग पंजाब, अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न यूपी में सेटल्ड हुए। लेकिन यहीं अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीपल्स की, तो वो जो लोग सेटल्ड हुए वो कहां हुए? वो यूपी के पार्ट में सेटल्ड हुए। तो इनका एरिया भी अगर देखा जाए, ऋग्वैदिक आर्यंस का एरिया देखा जाए और लेटर वैदिक आर्यंस का एरिया देखा जाए, तो इन दोनों में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हमने वैदिक पीरियड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वापस आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड की। ऋग्वैदिक पीरियड जिसका टाइम पीरियड कितना है? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। अब ऋग्वैदिक पीरियड में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बताया है सारी चीजें। तो ऋग्वैदिक पीरियड में हमें बात करनी है किसकी? सबसे पहली बात करनी है सोशल लाइफ की। इसके बाद हमें बात करनी है किसकी? पॉलिटिकल लाइफ की। इसके बाद जो हमें बात करनी है इकोनॉमिकल लाइफ की। और लास्ट कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ। ये 4 पॉइंट्स हमें ऋग्वैदिक में बात करने हैं, यही हमें लेटर वैदिक में भी बात करने होंगे। तो ऋग्वैदिक पीरियड में हम सोशल लाइफ को देखेंगे, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ एंड कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हम सोशल लाइफ की, ऋग्वैदिक पीरियड की सोशल लाइफ की। तो यहां जो ऋग्वैदिक पीरियड का सोशल लाइफ है वो कैसा है? सबसे पहला तो वो है आपका मैट्रियार्कल। क्या है? मैट्रियार्कल है, जहां डिसीजंस के पार्टिसिपेशन में महिलाओं का भी योगदान है और महिलाओं को इक्वल रिस्पेक्ट मिला हुआ है जैसा कि मेल को मिला हुआ है। इसी वजह से हमने ऋग्वैदिक पीरियड की सोशल लाइफ को क्या कह दिया? मैट्रियार्कल कह दिया। यानी डिसीजन मेकिंग में भी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और बराबर की हकदार हैं जो कि मेल हैं। दूसरा, अगर बात किया जाए सोशल लाइफ में ही, तो यहां सोसाइटी डिवाइडेड है। सोसाइटी यहां डिवाइडेड है, लेकिन कैसे है? वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पे है। और यहां हमें जो सोसाइटी देखने को मिलती है वो 3 कैटेगरीज में उसका डिवीजन देखने को मिलता है। पहला है हमारा पुरोहित, सेकंड है हमारा सेनानी और थर्ड है हमारा लेबर क्लास। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली एज पुरोहित कैटेगरी, सेनानी एंड लेबर। और ये किस बेसिस पे की गई है? तो ये की गई है वर्क के बेसिस पे। ठीक है, यहां देखते हैं सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? मैट्रियार्कल। दूसरा है हमारा सोसाइटी डिवीजन। कितने कैटेगरीज में है? पुरोहित, सेनानी एंड लेबर क्लास। ठीक है, किस बेसिस पे है? तो ये हमारा वर्क के बेसिस पे है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहां विमेंस हमारी एजुकेटेड भी देखने को मिलती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई विमेंस को ऋग्वैदिक पीरियड में क्या एजुकेशन का राइट था? तो बिल्कुल था। ऋग्वैदिक में विमेंस एजुकेटेड हुई हैं और हमारे पास कई एविडेंसेस हैं। जैसे हम बात करें अपाला, घोषा, माद्री, गार्गी, ये सारी महिलाएं क्या हुई हैं? एजुकेटेड हुई हैं। आगे अगर बात की जाए तो यहां हमें
सोशल लाइफ में एक प्रैक्टिस देखने को मिलती है, और वो प्रैक्टिस क्या है? वो है लेवीरेट। क्या है? लेवीरेट, जिसे आप बोलते हैं नियोग मैरिज। नियोग मैरिज, ये जो प्रैक्टिस है ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए की गई है। अगर किसी लेडी के, किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उसके छोटे भाई के साथ शादी कर लेगी, और कब तक वो शादी रहेगी? जब तक कि उसके पास कोई बच्चा नहीं हो जाए। तो इस नियोग मैरिज का, इस लेवीरेट का जो मेन पर्पज है वो क्या है? इंक्रीज पॉपुलेशन। तो ये ऋग्वैदिक सोसाइटी में हमें एक फीचर देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे अगर बात करें हम, तो बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की। किसकी? पॉलिटिकल लाइफ। क्योंकि भाई ये कल्चर चल रहा है, ये एक सिविलाइजेशन चल रही है, तो भाई कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल तो कर रहा होगा ना, क्योंकि आप किसी कल्चर को तब तक नहीं चला सकते जब तक कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ना हो। तो पॉलिटिकल लाइफ या एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कंट्रोल करने के लिए टॉप लेवल पे कौन है? तो यहां टॉप लेवल पे है हमारा राजन। राजा ही इस कल्चर को क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक यूनिट क्या है पॉलिटिकल लाइफ में, तो वो बेसिक यूनिट है कुला। और कुला को आप लोग बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। और इस कुला का जो हेड है वो कौन है? कुलप है। आज भी आप लोग देखते होंगे, कुला मतलब ग्राम हो गया, विलेज हो गया। ठीक है, तो कुला मतलब फैमिली, और कुला का जो हेड है आपका कौन है? कुलप है। यानी कि सबसे पहले आप डिसीजंस कहाँ लेंगे? अपने परिवार में लेंगे। लेंगे या नहीं लेंगे? तो सबसे बेसिक यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है? हमारी कुला है। जब काफी कुलास, जब काफी फैमिलीज एक साथ मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं ग्राम। और ग्राम को आज आप लोग बोलते हैं विलेज। और इस ग्राम का हेड कौन है? ग्रामीणी। आज भी आप गांव में जाते होंगे, पंचायत देखते होंगे, प्रधान जी होते होंगे, सरपंच होते होंगे। ठीक है, तो गांव का जो विलेज का हेड है वो कौन है? ग्रामीणी है। उस समय ग्रामीणी कहा जाता था, आज प्रधान, सरपंच, ये सब बातें कही जाती हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। जब काफी विलेजेस एक साथ कंप्राइज्ड हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? विश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विश बनाएंगे। और विश को आप बोल सकते हैं ब्लॉक लेवल। ठीक है, ब्लॉक लेवल। अब इस विश का हेड कौन होगा? इस विश का हेड होगा आपका विशपति। कौन होगा? विशपति। और इसके बाद जो टॉप लेवल होगा, जब काफी विश एक साथ मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे जना। जना को आप डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं और स्टेट भी बोल सकते हैं। और इस टॉप लेवल पे कौन होगा? इस टॉप लेवल पे होगा राजन। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो पॉलिटिकल लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा है, ये वैदिक कल्चर यानी ये ऋग्वैदिक कल्चर का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड वाज कुला। कुला मींस फैमिली, और कुला का जो हेड है आपका वो कौन है? कुलप है। ठीक है, उसके बाद मैनी कुलास कंसिस्ट टुगेदर, देन दे फॉर्म ग्राम। और ग्राम को आज आप लोग क्या बोलते हैं? विलेज बोलते हैं। इसके बाद जब काफी विलेजेस एक साथ मिल जाएंगे वो विश बनाएंगे, और विश के बाद क्या बन जाएगा? आपका जना बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि भाई टॉप लेवल पे आपका राजा है, तो राजा को, इस राजन को एडवाइस देने के लिए भी तो कोई ना कोई होगा। एडवाइस किस में? जब वो कोई डिसीजंस लेगा तो उसमें एडवाइस देने के लिए कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो राजा जब भी कोई डिसीजंस लेगा तो किसकी हेल्प से लेगा? तो यहां हमें 4 असेंबलीज भी देखने को मिलती हैं। There were 4 assemblies during the Rigvedic period, namely as Sabha, Samiti, Vidhata and Gana। ये 4 असेंबलीज हैं जो राजा को डे बाय डे उसे डिसीजंस मेकिंग में हेल्प कर रही हैं, उसे बता रही हैं कि आप ये डिसीजंस लीजिए या ये मत करिए। इसके अलावा भी इन 4 असेंबलीज हॉल के अलावा भी राजा किसकी हेल्प से डिसीजंस ले रहा है? तो यहां एक और है, और वो कौन है? पुरोहित।
पुरोहित भी राजा को एडवाइस कर रहा है कि आप ये काम करिए। जैसे कि आज आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, प्राइम मिनिस्टर खुद डिसीजंस नहीं लेते हैं, वो किसी की हेल्प से डिसीजंस लेते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ऐसे ही राजा इन असेंबलीज की हेल्प ले रहा है, पुरोहित की हेल्प ले रहा है, इसके अलावा वो अपने मिलिट्री कमांडर की भी हेल्प ले रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये सब क्या है हमारा? ये ऋग्वैदिक पीरियड का हमारा पॉलिटिकल लाइफ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं हम इकोनॉमिकल लाइफ। क्या इकोनॉमिकल लाइफ? अब इकोनॉमिकल लाइफ की बात करें तो यहां ऋग्वैदिक पीरियड का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? वो है आपका पेस्टोलिस्ट। पेस्टोलिस्ट यानी यहां के लोग कैसे हैं? चरावाह हैं, यानी अपने जानवरों को ले जाकर के वो इधर उधर घूम रहे हैं ताकि उनको क्या मिल जाए? खाना मिल जाए। तो ऋग्वैदिक पीरियड का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो हमारा पेस्टोलिस्ट है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। अब आप समझिए इस बात को कि भाई अपने जानवरों को लेकर के बाहर जहां भी घूमा जा रहा है, वो कौन लेके घूम रहा होगा? जो अन्न वन्न देख रहा है, जो खाना वाना देख रहा है अपने जानवरों के लिए, तो वो कौन लेके घूम रहा होगा? तो वो है यहां पे मेल। और एग्रीकल्चर यानी प्रोडक्शन कौन कर रहा होगा? तो वो घर में कर रही होंगी कौन? विमेन्स। तो ऋग्वैदिक पीरियड में जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, उसका प्रोडक्शन कौन कर रही है? विमेन्स कर रही हैं। इस वजह से ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं को बराबर का हक दिया गया। ठीक है, और एजुकेशन का भी राइट दिया गया। उसका मेन पर्पस केवल यही था, क्योंकि अगर ये प्रोडक्शन नहीं करती तो आदमी खाता नहीं, और खाता नहीं तो मर जाता। इस वजह से इनको बराबर का हक दे दिया गया। यही काम छिन जाएगा कब? लेटर वैदिक में, क्योंकि जब लेटर वैदिक में प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा, यानी अब आदमी खुद प्रोडक्शन करेगा, और इस वजह से उनके एजुकेशन राइट्स छीन लिए जाएंगे। वापस से आते हैं, तो इकोनॉमिकल लाइफ में प्राइमरी ऑक्यूपेशन पेस्टोलिस्ट है और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, और इस एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? विमेंस कर रही हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि जब इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन पेस्टोलिस्ट है तो क्या इनके ऊपर कोई टैक्स इंपोज किया जाएगा? और वो टैक्स क्या कंपलसरी होगा? तो नहीं होगा। तो यहां जो टैक्स लिया जा रहा है, जो कौन ले रहा है? वो राजा ले रहा है, और उस टैक्स का नाम है बलि टैक्स। और ये बलि टैक्स कैसा है? ये बलि टैक्स है वॉलंटरी गिफ्ट। क्या है? वॉलंटरी गिफ्ट। यानी आपकी इच्छा है, अगर आप राजा को कोई भी कुछ भी गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो उसे कहा गया बलि टैक्स। यानी आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये टैक्स देना ही देना है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, आपके पास प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, केवल अपने खाने के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपसे टैक्स क्यों लिया जाएगा? तो बलि टैक्स को ऋग्वैदिक पीरियड में इंपोज किया गया, जो कि कैसा है? वॉलंटरी गिफ्ट है। तो ये है हमारा क्या? इकोनॉमिकल लाइफ। किसका? ऋग्वैदिक पीरियड का। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम लोग रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ। अब रिलीजियस लाइफ कैसा है? तो यहां पे ऋग्वैदिक पीरियड का जो प्रोमिनेंट गॉड है वो कौन है? इंद्र है। इंद्र वॉज द प्रोमिनेंट गॉड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक पीरियड, और इसी इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से भी जाना गया है। तो यहां के लोग, ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? तो यहां लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इंद्र सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है ऋग्वैदिक पीरियड में। इसके अलावा यहां सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म्ड किए जा रहे हैं। सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म्ड किए जा रहे हैं, यानी यज्ञ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब रिलीजियस लाइफ का पार्ट है। सैक्रिफाइसेस जैसे अश्वमेधा, अश्वमेधा, राजसूय एंड वाजपेय।
ये सारे सेक्रीफाइसेस, ये सारे यज्ञ परफॉर्म्ड किए जा रहे हैं कहाँ पे? ऋग्वैदिक पीरियड में। इसके अलावा और भी भगवान की पूजा हो रही है। इंद्र लेकिन प्रोमिनेंट गॉड है यहाँ पे, और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिक्र जिस भगवान का किया गया है वो कौन है? वो इंद्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें ऋग्वैदिक पीरियड के लोगों की, तो ऋग्वैदिक पीरियड के लोग सबसे पहले सेटल्ड कहाँ हुए, कहाँ जाके रुके? तो मैंने आपको बताया था, तो ये लोग सबसे पहले सप्त सैंधव रीजन में सेटल्ड हुए। सप्त सैंधव मतलब 7 रिवरों के आसपास का जो एरिया है वहां ऋग्वैदिक लोग रहते थे। और ये एरिया कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान का पार्ट था कुछ, पंजाब का पार्ट था कुछ, और वेस्टर्न यूपी का पार्ट था। यहां ऋग्वैदिक पीरियड के लोग सेटल्ड हुए, इसलिए इसे कहा गया सप्त सैंधव रीजन। ठीक है, तो ये सारा एरिया था। इसके बाद हमने बात किया सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ। अगले क्लास में हम बात करेंगे लेटर वैदिक की, बस थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, इसी वजह से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।